प्यारे बच्चों, आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स में दो नए टर्म्स पढ़ेंगे, एक मोलैरिटी और दूसरी मोलैलिटी। दोनों का नाम काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इनमें डिफरेंसेस बहुत। आप देख रहे होंगे नाम में MOLARITY और यहाँ पे MOLALITY। केवल यहाँ पे RITY है और यहाँ LITY है, केवल एक लेटर का डिफरेंस। लेकिन कंसेप्चुअल ढंग से कंसेप्चुअली ये दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है, और ये जो अंतर है ये जिससे हमारी समझ में आए, इसलिए हम इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी के रूप में ले रहे हैं। तो जरा सा देखें कि इनकी डेफिनेशन क्या है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। अर्थात विलयन के 1 लीटर में विलेय के जितने मोल्स घुले हुए होंगे वही उसकी मोलैरिटी होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड यूज किया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पे है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे जो है हमको विलायक लेना है, यह जो है आपका विलायक है, और यहाँ पे जो है यह विलयन है। यहाँ पे जो हमें डिनोमिनेटर के रूप में लेना है 1 लीटर लेना है, यानी लीटर में रिप्रेजेंट किया गया है, अर्थात यह आयतन है। और यहाँ जो लिखा गया है वो विलायक का भार है या द्रव्यमान। दोनों में यही डिफरेंस है कि एक में हम विलयन का आयतन लेते हैं लीटर में, और यहाँ पे हम विलायक का द्रव्यमान लेते हैं, वो भी केजी में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इसमें भी वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इसमें भी रहेगा। सिर्फ अंतर है, एक में सॉल्यूशन लिया जाता है लीटर में और दूसरे में सॉल्वेंट लिया जाता है, वो भी किलोग्राम। तो यहाँ पे यह है मोलैलिटी। मोलरता में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसकी डिफिनीशन है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, ये मोलैलिटी की डिफिनीशन। रिप्रेजेंट करने में भी इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से। इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसका जो फार्मूला आएगा वो m इज इक्वल टू N/V इन लीटर। ध्यान रखिएगा, V जो है ये सॉल्यूशन का है, V ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे जब हम m को कैलकुलेट करेंगे, m विल बी इक्वल टू N/W इन kg ऑफ सॉल्वेंट, या इसको विलायक आप लिख सकते हैं। आपने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ पे
number of moles dissolved in 1 kg solvent। यानी विलायक का भार आप ले लीजिए और उस विलायक के भार से डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ मोल्स को, तो जो मिलेगा वो आपको मोलैरिटी मिलेगी। और यहाँ पे जो मिलेगा यह आपको मोलैरिटी मिलेगी और यहाँ पे आपको मोलैलिटी मिल रही है। दोनों उपयोगी हैं इस चैप्टर में, दोनों का काफ़ी उपयोग होगा। डिफरेंसेस आपके सामने हैं। एक डिफरेंस दोनों में और है, यह टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट होता है और यह टेम्परेचर एंड प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यह इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा क्यों है? आप देख रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करने में आयतन का प्रयोग हो रहा है और आप जानते हैं कि आयतन टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जैसे ही हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे उस विलयन की मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। किंतु हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, वेट होता है, वह टेम्परेचर बढ़ने तथा घटने पर परिवर्तनशील नहीं है। अगर वह परिवर्तनशील नहीं है तो निश्चित तौर पे किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर उसकी जो वैल्यू होगी, मोलैलिटी की वैल्यू होगी, वह सेम रहेगी। अर्थात टेम्परेचर और प्रेशर परिवर्तन का इस W पर कोई प्रभाव चूंकि नहीं पड़ रहा है, ना ही नंबर ऑफ मोल्स पर पड़ रहा है, इस वजह से मोलैलिटी टर्म जो होगा यह टेम्परेचर और प्रेशर इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ से आप मोलैरिटी तथा मोलैलिटी में जो डिफरेंसेस हैं वह आपने यहाँ पे अध्ययन किया। अब हम एक एक लेंगे और इस पर आधारित इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इससे जुड़े हुए एक आध न्यूमेरिकल, ये सब करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी सॉल्यूशन के सामने यम लिखा मिल जाए, जैसे अगर कहा जाए कि यक्स यम, इस सिंबल का मतलब होगा यक्स मोल ऑफ सोल्यूट इज dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution। तो इस ढंग से अगर कहीं पे लिखा है तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे कि जो यहाँ संख्या होगी वो तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, और यह जो कैपिटल एम बता रहा है कि ये मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी में आपको क्या करना होता है कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में मोल को डिसॉल्व करना होगा। इसलिए इस सिंबल का अर्थ होगा कि यक्स मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं पे 1m या केवल m लिख दे या 1m लिख दे, या इसको 2m लिख दे या 1/2m लिख दे, 1/10m लिख दे, 1/100m लिख दे, या तो ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, या इनके एक कुछ स्पेसिफिक नेम है। जैसे इसको कहा जाता है मोलर सॉल्यूशन, इसको कहा जाता है
बाई मोलर सॉल्यूशन। इसको कहा जाता है सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसको कहा जाता है डेसीमोलर सॉल्यूशन। इसे कहा जाता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन। तो कभी कभी प्रश्नों में उसकी सांद्रता को इस टर्म में न दे करके कह देगा बाईमोलर सॉल्यूशन। तो बाईमोलर का मतलब है कि उसमें 2m है, उसकी सांद्रता कितनी है 2m। अगर कह दिया जाए कि डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर का मतलब हो गया 1/10m सॉल्यूशन है। तो इस ढंग से यहाँ पे हम अगर किसी न्यूमेरिकल में दिया रहेगा तो इसके अर्थ को समझेंगे। एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं, उसके बाद हम इन टर्म्स को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे लें 120 ग्राम यूरिया 120 gram urea, if 120 gram urea is dissolved in 500 ml of water, then find the molarity of solution. If 20 gram urea is dissolved in 500 ml of aqueous solution, 500 ml of aqueous solution, then find the molarity of solution. अब देखिए इसमें क्या होगा। यहाँ पे यूरिया दिया हुआ है और यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए, बल्कि क्या दिया गया, उसका द्रव्यमान दिया गया। तो सामान्यतः प्रॉब्लम में यूरिया अगर दिया रहेगा तो यूरिया का फार्मूला भी दे देते हैं, लेकिन अगर नहीं दिए हैं तो आपको यूरिया का फार्मूला जानना चाहिए। आप जानते हैं यूरिया का जो फार्मूला होता है वो NH2CO NH2 होगा। अब अगर हमें इसको निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है, तो ये जो मोलैरिटी आएगी ये आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ यूरिया। करते आएंगे ये काम आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जरा सा इस वैल्यू को पुट कर दें, देखिए क्या आएगा। मास ऑफ यूरिया कितना है, यहाँ पे 120 ग्राम है, तो 120 ग्राम लिख लिया आपने, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ यूरिया। मोलर मास ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं मोलर मास है क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए और उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए।
तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं और नाइट्रोजन आप जानते हैं 14 होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस हाइड्रोजन 2 यहाँ है 2 यहाँ है 4 है, और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 1 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 का 16 हो, तो यहाँ से आ जाएगा 28 प्लस 4 प्लस 12 28, इन दोनों को ऐड कर दिया, दैट विल गिव यू 60। तो ये मोलर मास जो होगा इसका, मोलर मास इस ढंग से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और ये ग्राम में चूंकि लिखा जाता है इसलिए 60 ग्राम आ गया। अब यहाँ 60 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, चूंकि यहाँ पे जो दिया गया है वो ml में दिया गया है 500 ml, और ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से और डिवाइड कर देते हैं। अब अगर इसको आप कैंसिल करें तो यहाँ से ऊपर 2 आ जा रहा है, नीचे यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 2 और फिर 2 ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 4 या, अर्थात जो इसकी सांद्रता आई, इस विलयन की जो सांद्रता आई वह निकल के आई 4m। तो इस ढंग से अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए गए रहेंगे तब तो बहुत आसान है, सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए हैं तो हम करेंगे क्या इसमें, अगर द्रव्यमान दिया गया है तो द्रव्यमान से हम उस द्रव्यमान को उस पदार्थ के मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, और फिर जो वैल्यू आए उसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे। तो इस ढंग से यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न हम और लेते हैं, Find the mass of KOH. Find the mass of KOH present in 150 ml of semi-molar aqueous solution. Semi-molar aqueous solution. इसका मतलब क्या है? हमें निकालना है KOH का मास जो किसमें विद्यमान है, KOH के 150 ml के जलीय विलयन। हमने KOH को पानी में घोला और उस पानी का 150 ml ले लिया। यह हमें पता है कि वह जो विलयन बन के आया वह सेमी मोलर है। मैंने अभी बताया था सेमी मोलर का नोटेशन क्या होता है। सेमी मोलर का मतलब होता है m/2, अर्थात इसकी जो मोलरता होगी, मोलैरिटी होगी, यह 1/2 है। सेमी मोलर की जो मोलैरिटी है वह 1/2 है। तो अगर यहाँ पे ये m/2 था मोलैरिटी, सेमी मोलर की जगह m/2, और यह मोलैरिटी इंगित करता है कि 1/2 है। और हम जानते हैं मोलैरिटी है क्या,
मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH dissolved by volume of solution in liter। अब अगर हम इसको देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH यह है। यहाँ पे हम अगर लिख दें ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1, तो इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH आपका होना चाहिए मास ऑफ KOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ KOH हमको कैलकुलेट करना है, फाइंड द मास ऑफ KOH। तो ये तो जो मास ऑफ KOH है इसको हम ऐसे ही m करके छोड़ दें। मोलर मास ऑफ KOH हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ KOH क्या हो जाएगा, K 19 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, दैट विल गिव यू 36 ग्राम। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट विल गिव यू 36 ग्राम। वॉल्यूम कितना लिया है यहाँ पे 150 ml, चूंकि 150 ml लिया है 150 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास एक इक्वेशन आया, इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो यहाँ देखें क्या बन रहा है, 1/2 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 150। यहाँ से आप this 18 next m will be equal to 18 multiplied by 15 divided by 100। ये जो भी आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतने ग्राम आपकी वैल्यू आ जाएगी। आगे हम लेते हैं कि मोलैरिटी ऑफ वाटर क्या होती है। आप जानते हैं वाटर है क्या, वाटर H2O। तो निश्चित तौर पे अगर हम एक अमाउंट ले लें वाटर का और इसमें कोई भी बाहरी पदार्थ ना मिलाएं, कोई अन्य सोल्यूट ना मिलाएं, तब भी तो इसमें H2O के मॉलिक्यूल्स घुले हुए मिले हुए हैं। तो इस संकल्पना को बेस बना करके हम इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। यदि हम मान लें कि इस वेसल में लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 100 ml, हम इसमें मान लें कि 100 ml पानी रखा हुआ। हम ये भी जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है 1 ग्राम पर ml। तो अगर हमको डेंसिटी पता है और वाटर का वॉल्यूम पता है तो निश्चित तौर पे इन दोनों की मदद से हम वाटर का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कितना पानी में कि पानी के कितने मॉलिक्यूल घुले या विद्यमान है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मास ऑफ H2O molecules will be equal to वॉल्यूम हमारा दिया गया 100 ml
और डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम 100 ml 1 ग्राम पर ml। आप देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 ग्राम। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बताया गया था मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो कितने आ गए? 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O कितना है? यह आपका 100 ग्राम है और मोलर मास ऑफ H2O आप जानते हैं इसका मोलर मास क्या होगा? 2 × 1 + 16 दैट विल बी 18 ग्राम। ये मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ H2। इससे हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 80। इतने मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इसी चीज को अगर हम मोलैरिटी वाले फार्मूले में रख दें, जो आपको निकालना है इसमें, तो मोलैरिटी के लिए जो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए 100/18 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। हमने वॉल्यूम ले रखा है 100 ml, तो यहाँ से ये 100 ml हो गया, लेकिन 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करें। और जब इस चीज को आप सही करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1000, 100 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 80। और इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये वैल्यू आ जाती है 55.55। तो मोलैरिटी ऑफ वाटर कितनी आती है निकल के? 55.55। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसकी जो वैल्यू आएगी वह 55.55 आती है। ये आपसे ऐसे ही ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछा जा सकता है, वाटर की नॉर्मलिटी कितना, मोलैरिटी कितनी है। तो वाटर की मोलैरिटी जो होगी वह 55.55 है, ये फिक्स है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो ये एक याद करने वाला कंसेप्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल होगा तभी जाके यह वैल्यू रहेगी। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज हो गया तो आप जानते हैं कि चूंकि मोलैरिटी है और टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है, इस वजह से वाटर की भी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम लेते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस कैसे हम निकालते हैं। Molarity of ions. सपोज कीजिए हमने एक सॉल्ट लिया कैल्शियम क्लोराइड, इसे हमने पानी में घोल दिया। जब हम इसको पानी में मिक्स करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सोल्यूट और ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। इससे एक हमको मिला सॉल्यूशन।
अब यहाँ पे जब यह कैल्शियम क्लोराइड पानी में घुलेगा तो इसका डिसोसिएशन भी हो सकता है, यानी यह आयनों में भी टूटता है। मान लीजिए इसका जब आयनीकरण होगा तो कुछ इस ढंग से होगा, Ca++ + 2Cl-। अब यदि हमने इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाली, जो भी अमाउंट यहाँ पे दिए रहेंगे उसके अनुसार यदि हम इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालें और सपोज कि यह HCl आ जाए, अर्थात इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी X आ जाए, अर्थात इस विलयन में सोल्यूट के X मोल प्रति लीटर घुले हुए हैं, तो निश्चित तौर पे सोल्यूट हमारा कैल्शियम क्लोराइड है और इस विलयन में इसके कितने मोल घुले हुए हैं, X मोल घुले हुए हैं। तो ये हो जाएगा इसकी मोलैरिटी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यह डिसोसिएट हो रहा है, अगर हम 100% डिसोसिएशन मान लें, डिसोसिएशन मान लें, अर्थात जितना कैल्शियम क्लोराइड है ये पूरा का पूरा टूट करके कैल्शियम तथा क्लोराइड आयन में चेंज हो जा रहा है। अगर यह सिचुएशन होगी तो आप देखिए इसके एक मोल से, इसके एक अणु से इसका एक आयन बन रहा है और इसके 2 आयन बन रहे हैं, क्लोराइड के 2 आयन बन रहे हैं। तो अगर इसके हम 1 मोल लेंगे तो इसके भी 1 मोल बनेंगे और इसके 2 मोल बनेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे देखें कि इसकी मोलैरिटी कितनी है, X है, इसका मतलब इसका X मोल प्रति लीटर घुला हुआ है। 1 लीटर में X मोल घुला हुआ है, तो जब 1 मोल घुला होता तो कैल्शियम भी 1 मोल होता, क्लोराइड 2 मोल होते। तो जब यहाँ पे X मोल घुला हुआ है तो उसी सॉल्यूशन में डिसोसिएशन के बाद इसके भी कितने मोल आ जाएंगे, X मोल पर लीटर आ जाएंगे और इसके कितने आ जाएंगे, अगर यहाँ पे 1 था तो ये 2 हो रहा था, इसके अगर X हैं तो इसके कितने हो जाएंगे, 2X मोल पर लीटर हो जाएंगे। तो अगर इसकी मोलैरिटी HCl थी तो इसकी भी HCl रहेगी, लेकिन इसकी कितनी हो जाएगी, 2Xm आ जाएगी। तो आयन की मोलैरिटी निकालते समय हमें ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले उस सोल्यूट की मोलैरिटी निकाल लें और फिर हम देखें कि अगर इसका 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो हम एक सोल्यूट के टूटने से कितने आयन्स बन रहे हैं, कौन कौन से आयन कितने कितनी संख्या में बन रहे हैं। जिस अनुपात में इनकी संख्या होगी उसी अनुपात में हमारी मोलैरिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर HCl आ रहा था तो चूंकि इसका अनुपात 1 और 1 का अनुपात है, तो जितना यह होगा उतना ही यह होगा। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड तथा क्लोराइड आयन में जो अनुपात आ रहा था वो 1 और 2 का अनुपात आ रहा है, तो निश्चित तौर पे इसकी मोलैरिटी में X तथा 2X की वैल्यूज को धारण करेगा। तो इस ढंग से हम किसी आयन की मोलैरिटी निकाल सकते हैं। एक हम न्यूमेरिकल लें कि if 53 ग्राम, एक हम इस पे न्यूमेरिकल लेते हैं, हम फिगर से बना दे रहे हैं क्वेश्चंस को,
आप समझ लीजिए। सपोज कीजिए एक वेसल है और इसमें 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला हुआ। कह रहा है प्रश्न में इज डिजॉल्व इन, जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ml। कह रहा है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड कह रहा है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन। सी फाइंड द मोलैरिटी ऑफ कार्बोनेट आयन। इसे आपको बताना। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। जब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसके लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? जो हमारा सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स की, और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमिन करने के लिए हमें इसके मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। तो यहाँ पे हम मोलर मास निकालें। सबसे पहले मोलर मास ऑफ Na2CO3 कितना होगा? 2 multiplied by 23 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 into 16, that will be 46 plus 12 and 48. It will give you 106 इतने ग्राम। निश्चित तौर पे अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। जो सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो इसका द्रव्यमान दिया गया है मास बाई मोलर मास, that will be equal to 53 divided by 106 1/2 mole। अब हम इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालें। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, that will give you number of moles of solute divided by volume in liter, that will give you 1/2 divided by सॉल्यूशन का अमाउंट वॉल्यूम दिया हुआ था 500 ml, that will be 500। इसे ml से लीटर में बदलने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इतने लीटर आ जाएगा। इसको भी आप देख रहे हैं, अगर काट दिया जाए तो 1/2 आ जाएगा। इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, अर्थात आ गया 1 m। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गई 1 m। तो पहला आंसर आपका आया, इसकी जो मोलैरिटी है वो 1 m आ गई। अब हमें निकालना है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन। अब हम अगर इसका 100% एज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन, अगर हम 100% डिसोसिएशन मान लें तो Na2CO3 टूट करके बनाएगा 2Na
प्लस CO3 माइनस माइनस। अर्थात यदि इसके 1 मोल होंगे तो इसके 2 मोल होंगे और इसके 1 मोल होंगे। यही दिख रहा है कि एक अणु इसका टूट करके 2 आयन सोडियम बना रहा है और 1 आयन कार्बोनेट आयन बना रहा है। तो अब अगर हम इस 1 मोल इसकी हम मोलैरिटी देखें तो इसकी मोलैरिटी आई थी 1 मोल पर लीटर। यहाँ पे आया हुआ 1 m। तो इसकी भी क्या आ जाएगी? इसकी आ जाएगी उसी रिस्पेक्ट में, अनुपात में भी चेंज होगा, 2 मोल पर लीटर, और इसकी आ जाएगी 1 मोल पर लीटर। तो 1 मोल पर लीटर को हम 1 m लिखेंगे, इसको हम 2 m लिखेंगे, इसको हम 1 m लिखेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सोडियम आयन की जो मोलैरिटी आएगी वो 2 m आएगी, कार्बोनेट आयन की जो मोलैरिटी आएगी वो 1 m आएगी, तथा जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 m आएगी। तो इस ढंग से हम किसी आयंस की मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मोलैरिटी में ही देखते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट हमारा है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, अर्थात किसी विलयन को अगर हम डाइल्यूट करें और पहले की मोलैरिटी हमको पता हो तो उसकी बाद की मोलैरिटी क्या होगी, इसे हमें कैलकुलेट करना है। जैसे हम लें एक बीकर ले लें, इसमें सपोज कीजिए हमने कोई एक मटेरियल डाला जिसके मोलों की संख्या है x मोल इसमें घुले हुए, x मोल यानी OH के हमने इसमें घोल दिए या NaCl के घोल दिए। x मोल NaCl घुला हुआ है और इसका जो अमाउंट है सपोज कीजिए 200 ml में। अब कहा जा रहा है कि इसमें हम थोड़ा सा पानी और बढ़ा दें। जब हम इसमें पानी और बढ़ा देंगे तो होगा क्या, जरा सा देखिए। जब हम इसमें पानी को और ऐड करेंगे, थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे, तो एक नया विलयन मिलेगा जिसमें जो पानी की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे मालूम, मान लीजिए इसमें हमने 100 ml पानी और डाल दिया, ये टोटल पानी अब हो गया 300 ml। और इसमें जितने पदार्थ घुले थे, हमने पदार्थ तो चेंज नहीं किए, केवल पानी डाला है, तो जितने पदार्थ इसमें पहले से घुले हुए थे उतने ही पदार्थ इसमें भी घुले हुए मिलेंगे, यानी x मोल NaCl घुला है। तो अगर केवल पानी डाल करके किसी विलयन की सांद्रता को हम कम करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है डाइल्यूशन, तनुकरण। तो अगर हम इसकी मोलैरिटी जान रहे हैं, इन दोनों की मदद से हम इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर हमको पता है, कितना हम इसमें और डाल रहे हैं, अगर वह भी पता हो तो हम कैसे उस तनुकृत विलयन की मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पे करना है
कि कैसे हम यह कैलकुलेशन करते हैं। तो एक जनरल टर्म हम लेते हैं यहाँ पे कि यदि हम इसकी मोलैरिटी को मान लें, इसकी मोलैरिटी को मान लें m1, इसकी मोलैरिटी m1 है तथा इसका जो वॉल्यूम है वो B1 आयतन, इसका आयतन जो है वो B1। इसका मतलब है कि इस मोलैरिटी का इतने ml विलयन हमने ले लिया, m1 मोलरता का V1 आयतन हमने इस वेसल में ले लिया और इसमें हमने कुछ पानी मिला दिया और पानी मिलाने के बाद जो इसका आयतन आया वह आयतन आ गया V2, इसका आयतन हो गया D2। तो जब आप पानी मिला देंगे तो निश्चित तौर पे इसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी और जब इसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो सपोज कीजिए यह मोलैरिटी कितनी आ जा रही है, m2 आ जा रहा है। क्योंकि m1 हमें ज्ञात है, V1 हमें ज्ञात है, V2 हमें ज्ञात है कि पानी मिलाने के बाद उसका आयतन कितना हो गया, ये हमको पता है। अब प्रश्न उठता है कि m2 कितना होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना। तो इसका जो फार्मूला होता है वो यह है कि m1 इंटू V1 इज इक्वल टू m2 इंटू V2। इस फार्मूले की मदद से हम m1 की वैल्यू पुट कर देंगे, V1 की वैल्यू पुट कर देंगे, V2 की वैल्यू पुट कर देंगे और m2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा आया कहाँ से? अगर हम इस चीज को देखें तो निश्चित तौर पे हम यहाँ से इस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसकी मोलरता कितनी है, m1 है। इसकी मोलरता m1 होने का मतलब क्या है? यहाँ पे m1 मोल पर लीटर घुले। m1 मोलरता होने का मतलब क्या है? मोलरता की डेफिनेशन ही है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन दैट सॉल्यूशन। अब प्रश्न उठता है कि यह जो इक्वेशन आया यह आता कहाँ से? तो आइए हम इस चीज को समझते हैं। इसकी मोलरता m1 है। चूंकि इसकी मोलरता m1 है तो निश्चित तौर पे इसमें कुछ अमाउंट सोल्यूट के मिले हुए होंगे प्रति लीटर। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो यहाँ देख रहा है कि m1 बराबर होगा क्या? अगर इसमें n मोल मिले हुए हैं और लीटर को हमने ले लिया है 1 लीटर V लीटर, यहाँ पे हम यह इक्वेशन आता कहाँ से है? अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप देख रहे हैं कि इस मोलैरिटी को प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर पे हमें कुछ अमाउंट सोल्यूट के डालने पड़े होंगे। मान लीजिए वो जो सोल्यूट डाले हैं वो n मोल सोल्यूट पड़े हुए, तो निश्चित तौर पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा m1 होगा वह नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन इसका जो आयतन होगा V1 आयतन में। तो यह जो वैल्यू आएगी m1 इज इक्वल टू n बाई V1। अब अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो n विल बी इक्वल टू m1 V1। अब यही काम हम यहां पे करें। क्योंकि हमने इसमें केवल सॉल्वेंट डाला, पानी डाला,
या सॉल्वेंट डाला है। अगर इसमें केवल सॉल्वेंट पड़ा है तो जो सोल्यूट था इसमें अब भी n मोल ही है, केवल इसका जो वॉल्यूम था, आयतन था, उसे हमने बढ़ा दिया पानी डाल के, और इसकी मोलरता सपोज कीजिए m2 आ गई। तो अगर हम यहाँ की मोलैरिटी निकालेंगे m2, तो ये आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, जो कि पहले में जितना मोल था उतना ही यहाँ पे भी है, और इसका आयतन पानी डाल करके बढ़ा करके हमने क्या कर दिया, V2 कर दिया। यहां से अगर हम निकालेंगे n की वैल्यू तो ये आ जाएगी m2 V2। अब हम देख रहे हैं चूंकि n का मान जो यहाँ पे है सेम उतना ही सोल्यूट इसमें भी है, यानी इसके भी n मोल ही इसमें है, अर्थात यहाँ का n और यहाँ का n दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो निश्चित तौर पे n इज इक्वल टू m1 v1 विल बी इक्वल टू यहाँ वाला m2 v2, और यही चीज आपको इस इक्वेशन के रूप में मिल जाती है। इस पर अगर हम एक न्यूमेरिकल करें तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। यदि हम HNO3 का एक विलयन ले लें, इसकी जो मोलैरिटी दी गई है 0.2 m, और इसका जो वॉल्यूम लिया गया है वो 100 ml लिया गया, और कह रहा है कि इसमें 200 ml वाटर ऐड कर दिया गया और डाल दिया गया, तो जो नया सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो यहाँ पे इसकी हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। प्रश्न समझ लें कि हमारे पास एक बिलियन है जिसकी मोलरता 0.2 m है, और उसके हमने 100 ml लिए हुए। अब इसमें हम 200 ml वाटर और मिला दें तो जो नया विलयन हमें मिलेगा, तनुकृत विलयन मिलेगा, उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो उसकी मोलैरिटी निकालने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे इसको हम m1 मान लें, इसको हम v1 मान लें। क्योंकि इसमें इसका v2 कितना होगा, 100 ml तो पहले से था और 200 ml इसमें और मिला दिया गया, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 200, दैट विल बी 300 ml। इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी नहीं पता है, तो हम इसको m2 लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दे, यही हमको कैलकुलेट करना है। अब चूंकि हमारे पास डाइल्यूशन की मोलैरिटी निकालने का जो फार्मूला था m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, इसी में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई 300। यहाँ से सब आप कैंसिल कर दीजिए, m2 की जो वैल्यू आएगी वह आ जाएगी 0.2 बाई 3। ये जो वैल्यू आएगी 0.066 m। यहाँ से आप इसको करके देख लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वह 0.066 m निकल कर आ जाएगी। तो इस ढंग से हम इस इक्वेशन का उपयोग, जिसे डाइल्यूशन इक्वेशन कहा जाता है, का उपयोग करके मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
इस मोलैरिटी टॉपिक में एक लास्ट है डाइल्यूशन ऑफ मिक्सचर। डाइल्यूशन ऑफ मिक्सचर। सॉरी, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मिश्रण की मोलरता क्या होगी? कैसे हम किसी मिश्रण की मोलरता निकालेंगे? मिश्रण की मोलरता से तात्पर्य है कि जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक है सोल्यूट जिसके हमने M1 मोलैरिटी के V1 वॉल्यूम को लिया और सेम सोल्यूट का हमारे पास एक दूसरा मिश्रण है जिसकी मोलैरिटी M2 तथा इसका जो आयतन हमने लिया वह B2 लिया। यदि हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो एक मिश्रण बनेगा जिसका वॉल्यूम निश्चित तौर पे V1 प्लस V2 हो जाएगा। लेकिन इस मिश्रण की मोलैरिटी क्या होगी? अगर हमें वह निकालना है तो हम मान लें कि ये M हो। तो इस M की कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे, इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वह चीज हमें देखनी। तो यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा फार्मूला आएगा और किस ढंग से हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। तो इसका M1 है, इसका V1 है, इसका M2 है, इसका V2 है, इसका M है, इसका V1 V2 है। तो इस M1 और V1 की मदद से हम निकाल सकते हैं कि उस सोल्यूट के कितने मोल यहाँ पे हैं। जो सोल्यूट A यहाँ है वही सोल्यूट यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, और वही सोल्यूट A यहाँ पे है। ये कोई पदार्थ A जो हमने लिखा है ये अमाउंट नहीं बल्कि कोई पदार्थ है जिसका विलयन यह भी है, उसी का यह भी विलयन है और उसी का ये नया मिश्रण भी बन रहा है। तो यदि हम इसमें निकालना चाहें कि कितने नंबर ऑफ मोल्स इस मिश्रण के घुले हैं तो हम निकाल सकते हैं कि मान ले नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हों। आपके इसमें घुले हुए होंगे तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू M1 V1। कैसे यह आया? आप जानते हैं मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्वेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से N की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो N विल बी इक्वल टू M इंटू B। तो अगर यहाँ पे M1 दिया है, यहाँ पे V1 दिया है, इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, जो वैल्यू आ जाएगी M1 V1। यहाँ पे अगर हम यही काम करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे और ये आ जाएंगे M2 V2। नंबर ऑफ मोल्स से यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स से यहाँ। तो आप देख रहे हैं जब मिश्रण है तो जो पदार्थ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जितने यहाँ पे पड़े हुए थे, जितने यहाँ पे थे, जब इसको मिक्सचर में लेंगे तो इस मिक्सचर में जो वैल्यू आ जाएगी वो N1 N2 आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसमें आ जाएंगे N1 और N2, अर्थात इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे N1 प्लस N2 हो जाएंगे। और यह वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो यह आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। यहाँ से M1 की वैल्यू N2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम जानते हैं कि मोलैरिटी निकाली कैसे जाती है। तो मोलैरिटी निकालने का तरीका है M इज इक्वल टू N अपॉन वॉल्यूम।
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और यहाँ का वॉल्यूम कितना है, V1 प्लस V2 है, और नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला था, ये आ गया था M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो ये जो इक्वेशन निकल के आया, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसी भी मिक्सचर का मोलैरिटी निकालने के लिए। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ये बराबर होगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस पे। इस प्रश्न में 0.2 मोलैरिटी का 100 ml HCl लिया गया है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.1 m है, उसके हमने 200 ml वॉल्यूम ले लिए, यह भी HCl का है, और जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो एक मिश्रण बनेगा, सॉल्यूशंस का मिश्रण। तो हमें क्या करना है कि इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी। तो दिख रहा है कि यहाँ पे अगर 100 है, यहाँ 200 है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 300 ml। इसकी मोलैरिटी 0.2 है, इसकी 0.1 m है। तो निकालने के लिए फार्मूला अभी रखा गया था कि m जो होता है यह बराबर होता है M1V1 प्लस M2V2 अपान V1 प्लस V2। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। V1 यहाँ पे 100 था और V2 हमारा 200 था, दोनों का सम करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 100 प्लस 200, यहाँ इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। तो इस ढंग से हम किसी मिक्सचर का मोलैरिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वीडियो चूंकि काफ़ी लंबा जा रहा है, इस वजह से अब हम मोलैरिटी तथा नॉर्मलिटी का जो कंसेप्ट है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं। थैंक यू।